तो बच्चों आप सबका एसी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 9th क्लास का 2019-20 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाने जा रहा हूँ। ध्यान समझना, ये विशेष रूप से जो बच्चों की कंपार्टमेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और जो पूरे पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ध्यान से समझना, मेरी मेहनत को खराब मत करना, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ आपको पूरा पेपर, ठीक है। आप देख सकते हैं पेपर है, क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये इसका दूसरा पेज है, पहले इसको सोल्व कराऊंगा फिर एक एक पेज करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन में पूछा है एक संख्या अपरिमेय होती है यदि उसका दशमलव प्रसार है। चारों में से आपको एक पे टिक करना है कि मतलब पूछ रहा है कि अ नंबर इज इरेशनल इफ इट इज डेसिमल एक्सपेंशन इज। चारों में से आपको बताना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग है। देखो जिसके बारे में पूछा, अगर आपको उसका कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन में आसानी से बता दोगे। इस क्वेश्चन में पूछा है इरेशनल के बारे में। किसके बारे में पूछा? इरेशनल के बारे में। तो मैं आपको पहले इरेशनल के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि मेन कंसेप्ट मेरा समझाना है, ताकि कोई और भी क्वेश्चन आ गया तो आप कर लोगे। इरेशनल को हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय। क्या बोलते हैं? अपरिमेय। अपरिमेय वो होते हैं बच्चों जो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते अगर पी और क्यू इंटीजर है तो। मतलब पी वाई क्यू की फॉर्म में तब हो सकते हैं जब पी या क्यू में से कोई एक इंटीजर ना हो। कहने का मतलब ये इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ के साथ नॉन रिकरिंग हो। नॉन रिकरिंग हो हिंदी में बोलते हैं अनवसानी हो और अनावृत्ति हो। अब इसका मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो जो कभी रुके ना, जो कभी रुके ना। देखो इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कभी रुकते नहीं है। दूसरा, उनमें कभी सेम नहीं आता। कैसे? जैसे देखो 0.43 लिखा है, फिर 433 लिखा है, 4333 लिखा है, ठीक है। अब डॉट 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 लिखा है। डॉट डॉट लिखना होना जरूरी है। डॉट डॉट का मतलब हमेशा चलता जा रहा है, यानी कि वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है? अनवसानी है। और नॉन रिकरिंग का मतलब तो सेम नहीं आ रहा है। देखो 43 आ रहा है या 433 आ रहा है या 4 या 333 आ रहा है, तो उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए इरेशनल नंबर अगर कोई रूट में आ जाए और बाहर ना निकले। जैसे रूट 3 है, ठीक है। मैंने फर्स्ट चैप्टर के ऊपर पूरी वीडियो भी बना रखी है, आप उसे देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा इरेशनल नंबर। पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझा रहेगा डीपली। फिर भी इस पेपर को समझा रहा तो इस पेपर को ध्यान समझो, इसको भी अच्छे समझाऊंगा। रूट 3 क्या है? इरेशनल कहलाएगा। मैं आई लिखूंगा इरेशनल को, अपरिमेय को, ठीक है। ये इसलिए कहलाएगा क्योंकि रूट बाहर नहीं निकल सकता। अगर ये 25 होता, 25 का रूट क्या होता है? 5, तो ये आर बन जाता है। क्या बन जाता है? रेशनल बन जाता है। क्या बन जाता है? परिमेय बन जाता है। हमसे पूछा इरेशनल। इरेशनल 3 चीज याद रख लो कि जो ऐसे हो, मतलब सेम ना आ रहा हो और चलता जा रहा हो, रूट वाला हो और पाई, ये हमेशा क्या होंगे? इरेशनल होंगे। क्या होंगे? इरेशनल। समझ में आ गया? देखो अगर किसी बच्चे ने कहा रूट 3 अपने 4 लिखा गया, देखो ध्यान से, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है ना, लेकिन ये इंटीजर नहीं है ना, ठीक है। अगर इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है। अब पूरा अच्छे से बताऊंगा तो फिर पूरा एक क्वेश्चन में क्लास निकल जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी फर्स्ट चैप्टर की, तब आपको पता लग जाए इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो आपको मैंने मेन इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा इरेशनल होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। एक बार रेशनल के बारे में भी थोड़ा सा सुन लो, कोई बात नहीं, ठीक है। पेपर की तैयारी आपको करवा रहा हूँ। देखो रेशनल वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म होते हैं, हिंदी में से परिमेय बोला जाता है। परिमेय, ठीक है। क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। अब इंटीजर लिखा तो इंटीजर बताने पड़ेंगे, यही तो है ना। इंटीजर वो होते हैं बच्चों जो कंप्लीट नंबर में हो, जो प्लस में भी हो और माइनस में भी हो। मतलब पॉइंट नहीं चलेगा, जैसे 4.3 है ना, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर वो होते हैं। अब देखो रेशनल की खास बात क्या है, जैसे 4.3 ये भी रेशनल है, 0 ये भी रेशनल है, 3/4 ये भी रेशनल है, ठीक है। 0.44444444 दो। अब दोनों में क्या फ़र्क है? देखो यहाँ 4 है, यहाँ 4 दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में ये फ़र्क है कि ये सेम आ रहा है, इस पर बाल लग सकता है। जिस पर बाल लग जाता है वो रेशनल होते हैं, क्योंकि हम इसको बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, ये रिकरिंग होते हैं। रेशनल की खास बात क्या होती है? रेशनल की खास बात ये होती है ये टर्मिनेटिंग भी होते हैं। टर्मिनेटिंग को क्या बोलते हैं, ठीक है? शांत, एक तरह से वसानी। क्या बोलते हैं? वसानी, शांत, जो रुक जाते हैं। जैसे 4/3, 0.3, 0.4, ये टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो जो कभी रुकते ही नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो साथ में उसका रिकरिंग होना जरूरी है। देखो इस वाले में क्या था, इस वाले में क्या था? नॉन रिकरिंग। सेम नहीं होंगे, इसमें सेम होंगे, रिकरिंग होंगे। जैसे 0.33 आ रहा है, 3333 है ना, तो हर बार 33 सेम आ रहा है ना, तो इस पर बाल लग सकता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है
और रिकरिंग भी है। क्या है? रिकरिंग भी है। समझो मेरी बात। अब जैसे यहाँ पे आ गया 4 3 4 3 4 3, तो सेम सेम आ रहा है ना, बाल लग सकता है, तो वो रेशनल है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो पेपर में आएगा जो थोड़ा इरेशनल ही पूछेगा। अगर इरेशनल पूछेगा तो दो बात रखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब सेम कभी नहीं आते, और नॉन रिकरिंग, और ठीक है, नॉन रिकरिंग मतलब कभी रुकते नहीं, सॉरी। और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि वो कभी सेम नहीं आते। जैसे 43 से 433 है, जैसे यहाँ पे लिखा 0.100 10 100 1000, देखो सेम नहीं आ रहा ना, और कभी रुक भी नहीं रहे। अगर मान लो ऐसा आ गया, एक और एग्जांपल देख लो, ये आ गया 0.10 100 1000। अब इसको आप क्या बोलोगे? बताओ, इसको क्या बोलोगे? टर्मिनेटिंग बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलोगे? टर्मिनेटिंग। क्या है? रुका हुआ। क्या है? रुका। और रुका हुआ क्या होता है? हमेशा रेशनल होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। इसका मतलब ये इरेशनल नहीं है, इरेशनल नहीं है, ये परिमेय संख्या। ठीक है, देखो वीडियो का ये बेनिफिट है कि अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप उसको दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, यही बेनिफिट है वीडियो का। ठीक है, तो आपको पहला कंसेप्ट समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि पेपर है आपका, इसलिए मैं पहले क्वेश्चन को इसलिए अच्छे से समझा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को, ताकि आप उसके आसपास के सारे क्वेश्चन कर लो। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन अब हमारे सामने है। सेकंड में पूछा है कि 1 + 2x² होल के ऊपर की पावर लिखी हुई है 2। तो ये पूछ रहा है ये क्या है? ये एक पद है, दो पद है, त्रिपद है, ये इनमें से कोई नहीं है। देखो भाई, एक पद का मतलब होता है खाली एक जना। ठीक है, दो पद का मतलब दो जने, त्रिपद का मतलब होता है तीन जने। अब आप बोलोगे भैया एक दो दो जने हैं तो ये तो द्विपद हो गए। नहीं, अगर उसके ऊपर पावर 2 लगी है तो उसको पहले सोल्व करना पड़ेगा। ये सेकंड चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन है, तो मैंने सेकंड चैप्टर में भी अच्छे पूरी सी वीडियो बना रखी है, आप उसको भी अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले समझा दूँ, ध्यान समझो। यहाँ पर a + b के ऊपर 2 लगा हुआ है, a + b के ऊपर पावर 2 लगी हुई है बच्चों। ठीक है, तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। a + b की पावर 2 का मतलब क्या होता है? a² + b² + 2ab। अब जिन बच्चों को कंसेप्ट क्लियर है ना, उन्हें पता है पावर 2 लगी हुई है, तो 1 2 3 जने होते हैं, तो वो इसे सोल्व भी नहीं करेंगे, क्योंकि सोल्व थोड़ी करना है। हमें तो बताना है कि एक जना है, दो जना है, तीन जना है, क्या है? मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्रिनोमियल है? तो ये क्या हुआ? ट्रिनोमियल हुआ। क्या हुआ? ट्रिनोमियल। क्योंकि इन सवालों को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है कि इसका फैक्टराइज करो, ठीक है, या आइडेंटिटी सोल्व करो, तो हमें इसे करना पड़ेगा पहले वाले पे स्क्वायर, ठीक है, आगे की चीज़ भी करा दो, फिर दूसरे वाले के ऊपर स्क्वायर, फिर 2 लिख के दोनों एक साथ। ठीक है, पहले वाले पे स्क्वायर ये लिखा, दूसरे वाले पे स्क्वायर, प्लस 2 लिख के, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस 2 लिख के दोनों एक साथ। ठीक है, 1 आ गया। कितना हो गया? 2 दूनी, देखो 2x की स्क्वायर के ऊपर 2 है ना, जब हम 2x² की गुणा 2x² में करेंगे तो 2 दूनी कितना हो गया? 4, 2 2 कितना हो गया? 4, तो ये 4x के ऊपर 2 आ गया। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, और ये देखो 2 2 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे, समझो। यहाँ पे कितना आ गया? x की पावर 2, यह आंसर आ गया। ठीक है, कितने जने? 1 2 3 जने हैं। कितने जने हैं? 3 जने हैं। ठीक है, अब मान लो इसकी जगह एग्जाम में यहाँ पे ये होता, थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर होता पावर 3, क्या होता? पावर 3, तो a + b की पावर 3 वाला फॉर्मूला लगता। अब जिस बच्चे को पता है जब पावर 3 वाले को फॉर्मूले को खोलते हैं तो a³ b³ 3a² b + 3ab² होगा, 1 2 3 4 होगा। अच्छा, मैं एक और शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ आपको। अगर ये 2 जने हैं और पावर 3 लिखी है, तो जो भी लिखी है उससे उसमें 1 प्लस कर दो, उतने ही होंगे वो। समझ में आ गई? कितने? 1 2 3 4 नहीं। अगर मान लो a + b के ऊपर यहाँ 5 होता तो वो क्या होता? 6 होता। कितना होता? तो उसको जब खोलेंगे तो 6 आएंगे। ठीक है, ये क्लियर आ गया, शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम तो होगा नहीं, आप सोल्व करोगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखो। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर 0 लिखी होती तो आप क्या लिखते हैं? मोनोमियल, एक जना, क्योंकि एक जोड़ देना है। एक जो मोनोमियल किसे कहते हैं? जिसकी पावर 1 हो, सॉरी जिसमें एक जना हो, जिसमें एक जना हो। ठीक है, बाइनोमियल जिसमें 2 जने हो, और ट्रिनोमियल जिसमें 3 जने हो। ठीक है, क्लियर हो गई? और इसमें कितने थे? 3 जने थे। कितने थे? 3 जने। ठीक है, पावर को मत देखना, ये मैं समझना पावर 2 है तो आप इसको बाइनोमियल टिक कर दो, कई बच्चे इस तरीके से भी करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब मैं आपको आगे बताता हूँ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोला है 2 बिंदुओं के भुज समान और कोटि भिन्न हैं तो वे किस स्थिति में होंगे? अब थर्ड क्वेश्चन में देखो, इसने बोला है यदि 2 बिंदु के भुज समान है। अब आपको पता होना चाहिए भुज को इंग्लिश में बोलते हैं अब्सीसा, और कोटि को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, भुज होता है x और कोटि होता है y। ठीक है,
भुज क्या होता है एक्स, ये मैंने आपको समझाया था। थर्ड चैप्टर की भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, उसे आप अच्छे से देखना, आपको बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए। तो ये 1 2 3 ये एक्स वाला होता है, इधर माइनस होता है, हमेशा जीरो से स्टार्ट करते हैं, ये जीरो होता है, ये जीरो होता है ये वाला, ठीक है। मैं इसको जीरो बता रहा था, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, -1 3 हो गया, 1 2 3 ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, ठीक है। इसको ओरिजिन कहा जाता है, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल। अभी मुझे थोड़ा स्पीड से बताना होगा, ठीक है, क्योंकि फिर ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस चीज़ में, है ना। तो अब ध्यान सुनो, अब मैं इसे आराम से बताता हूँ। जो मेन चीज़ है, भुज बोला है समान है, भुज मतलब होता है एक्स, ठीक है। और कोटि क्या बोल रहे हैं, अलग अलग है, कोटि क्या बोल रहे हैं, अलग अलग है, ठीक है। अगर ऐसा कोई आ जाए, अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक याद रखनी है, तो अगर भुज समान होता है तो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, किसके पैरेलल होता है, वाई एक्सिस के। अगर कोटि इक्वल होता है, क्योंकि भुज क्या एक्स, अगर एक्स इक्वल हो जाएगा तो वाई एक्स के पैरेलल हो जाएगा। कैसे, देखो, भुज का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया, एक्स होता है, और कोटि मतलब क्या होता है, वाई। तो उसने बोला भुज एक जैसा रख लो, मैंने भुज को रख लिया 4, क्या रख लिया 4, फिर अगली बार भी 4 रख लिया, 2 कोऑर्डिनेट बना लिए, ठीक है, 2 कोण बना ली। उसने बोला कोटि अलग अलग लिया, एक रख लिया 2 रख लिया। अब बना के देखो, रफ में बनाओ, एक्स का 4 कहाँ है, ये रहा, वाई का 1 कहाँ है, ये रहा, तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं, मैंने क्या कहा था 90 डिग्री के पे लेते हैं, तो ये कहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है। उसका 4 और 2 ये रहा, एक्स का 4 वाई का 2 कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो ये लाइन डालो। अब ये लाइन पूरी और बढ़ा लो आगे तक, बताओ ये किसके पैरेलल है। देखो पैरेलल का मतलब भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है, पैरेलल का मतलब भी पता होना चाहिए। पैरेलल का मतलब होता है जो आपस में दूसरे नहीं काटती, समांतर बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, समांतर, ठीक है, क्या बोलते हैं, समांतर। तो ये इसके पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये बोल देता, इस क्वेश्चन बोल देता कि वो किसके लंब होगा, तो लंब किसके है, उसी के लंब बोलते हैं जिसपे 90 डिग्री का एंगल बने, ठीक है। तो लंब में याद रख लो, जिसके समान होगा उसी के लंब होगा। अगर भुज के समान है तो भुज के एक्स, तो एक्स के ही परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर की बात करें। लेकिन अगर पैरेलल की बात करें, अगर भुज समान है, भुज मतलब क्या है, सीसा, सीसा मतलब क्या, एक्स, तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल। क्योंकि कुछ चीज़ आपको लर्न भी करनी पड़ेगी, कंसेप्ट को क्लियर भी करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। भुज अगर इक्वल है और परपेंडिकुलर पूछा तो वो उसी के बराबर होगा, भुज मतलब एक्स होता है। अगर भुज समान है लेकिन पैरेलल की बात कर रहा तो उसका उल्टा कर देंगे, एक्स का वाई, वाई का एक्स कर देंगे। समझ में आ गई, ठीक है। इस तरीके से मान लो इस क्वेश्चन में बोला होता कोटि समान है, भुज अलग अलग है, तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, ठीक है। अब हम 4th क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, डी हुआ, है ना। अब आगे देखो, 4th क्वेश्चन पे आ जाओ। 4th क्वेश्चन में बोला है, देखो ये 12 चैप्टर का है, ठीक है। इसने बोला एक त्रिभुज दे रखा, त्रिभुज बना लो। त्रिभुज की कितनी साइड होती है, 3 होती हैं। एक दे रखा है 20, एक दे रखा है 15 और एक दे रखा है 9, ठीक है। तो इसने बोला अर्ध परिमाप निकालो। अर्ध मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c/2 होता है, ठीक है। तो ये सिंपल था, पहले वाले को a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो। क्योंकि ऑप्शन में टिक करना है इसलिए ज़्यादा स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आंसर लिखना होगा। माइंड में सोल्व कर लोगे और अच्छी बात है, ठीक है। इन तीनों को जोड़ के आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। 15 और 9 हो गए 24, 24 34 44, 44 का आधा कर दे कितना आ गया 22, 22 आंसर किसका आ गया हमारा, ये आ गया सी, ठीक है। कितना आ गया, सी आ गया। समझ में आ गई आपको। आप 5th क्वेश्चन देखो फटाफट, ठीक है। अभी हीरोन फॉर्मूला होता है वैसे ही, ठीक है। हीरोन फॉर्मूले का मैंने इसके बारे में बता देता तो चलो। अगर हमसे एरिया पूछा होता, अगर एरिया पूछा तो हम ये लगाते एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अगर एरिया पूछा होता तो एस निकालने के बाद फिर सबको घटाते हैं, फिर निकालते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ हमसे एस पूछा था। क्या पूछा था, एस। क्या पूछा था, एस। अर्ध परिमाप को क्या बोलते हैं, एस। सेमी पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, ठीक है। एस इंग्लिश में तो पता ही लग रहा है, एस से सेमी, है ना। सेमी मतलब होता है आधा, सेमी मतलब क्या होता है, आधा, तो इसलिए आधा करा है, इसलिए आधा करा है, ठीक है। 5वें क्वेश्चन में देखो, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहले आप ये पूरा क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा मैं ऐसे, आप इसकी फ़ोटो भी ले सकते हैं, ठीक है। हो गया। अब आगे देखो, 5वें क्वेश्चन में बोला है बच्चों कि ये 2 लाइन डाली हुई हैं, ठीक है। और ये 2x + 40 है और दूसरा ये हमें दे रखा है x + 90। अब वही है ना, क्योंकि अलग अलग चैप्टर के हैं। अब अलग अलग चैप्टर के, इसलिए थोड़े से मुझे इसका कंसेप्ट बताना पड़ेगा, ठीक है। अब पहले इसका थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लो, फिर इस क्वेश्चन को करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो अब ये 5th क्वेश्चन को देखने के लिए कुछ पैटर्न, कुछ चीज़ें समझ लो। देखो, जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं और इस लाइन को जब कोई काट के जा रहे तो ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल, हिंदी में त्रियक रेखा कहते हैं, ठीक है। तो त्रियक रेखा होती है ये। तो इसमें कुछ फॉर्मूले इस पर अप्लाई हो जाते हैं। जब ऐसा चीज़ आ जाती है तो क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं, संगत कोण। क्या बोलते हैं, संगत कोण, ठीक है।
समझ में आ गया, ये दोनों इक्वल होगा। ऐसे ही देखो ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के ऊपर है, इसलिए इसको संगत कोण कहते हैं। अगर ये लाइन के नीचे और ये लाइन के नीचे तो भी इसको संगत कोण ही कहेंगे। समझ में आ गई, ये दोनों इक्वल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ठीक है। अगर ये 50 है, ठीक है, वैसे 50 नहीं होगा, 110 होगा, क्योंकि एक लाइन का टोटल 180 होता है। तो अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा, क्योंकि ये भी लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर है, ठीक है। अगर ये 110 का है, ये लाइन के नीचे और ये भी लाइन के नीचे, तो ये भी 110 का होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई। ये समझाने के लिए बताया, वैसे एक्चुअल में ये देखो इसका एंगल बड़ा है तो ये 110 होना चाहिए, 70 होना चाहिए लगभग, ठीक है। कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में आपको पता लग गया कि लाइन के ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाले के बराबर होता है, लाइन के नीचे वाला लाइन के नीचे वाले के बराबर होता है, उसे करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, ठीक है, संगत कोण कहते हैं। अब उसके बाद दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल क्या है कि जैसे जेड बन रहा है, ये देखो जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये भी जेड बन रहा है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। देखो ध्यान से, ये भी 110 है, ये भी 110 आ रहा है ना, तो इसे अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये मान लो 100 का है तो ये भी 100 का होगा, ठीक है, ये जेड बन रहा है, क्या बन रहा है? जेड बन रहा है, ठीक है। दूसरा पहला रूल समझ में आ गया, दूसरा रूल समझ में आ गया। अब अगर एक कोई लाइन डाल जा रही है और एक लाइन के ऊपर कितनी मर्जी लाइन डाल दो आप उस पॉइंट पे, तो इस पूरे का टोटल हमेशा 180 होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट। अगर दो लाइन, एक लाइन डाली है खाली ऐसे, तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो उसे हम लीनियर पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। क्या बोलेंगे? रैखिक युग्म। तो इसका टोटल 180 होता है। क्या होता है? टोटल 180 होता है। देखो आपको पता होना चाहिए कहाँ टोटल होता है, कहाँ इक्वल होता है। अब एक बात ध्यान रखो, इसका मुंह बड़ा है, इसका मुंह छोटा है, तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते ना। अगर मान लो ये 110 का, तो ये कितने का होगा? 70 का होगा, ठीक है। अगर मान लो ये जो है 60 का है, तो ये 120 का होगा। टोटल 180 होता है, टोटल 180 होता है, उसे लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगले रूल पे आ जाओ। ये और ये दोनों इक्वल होंगे, ये और ये दोनों इक्वल होंगे, आमने सामने बराबर से बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण ये बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। अगर लाइटिंग समझ नहीं आ रही तो सुनाई दे रहा होगा, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ठीक है। क्योंकि अब मैं इतना उस पर कंसंट्रेट नहीं कर सकता, ठीक है, पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ये 40 है तो भी 40 होगा बच्चों, ठीक है। अगर ये 140 का है तो ये भी 140 का होगा। ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, आमने सामने के हमेशा इक्वल होते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाओ बुक के क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। बाकी इसके जो रह गए हैं मैं और इसको बताता हूँ, मतलब क्वेश्चन पेपर के पे आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन हमारे सामने था, ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन था। अब बताइए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? ये क्या है? जेड बन रहा ना। हालांकि हमें इस पर प्रॉपर्टी लिख के दिखाना नहीं है, हमें तो सिर्फ आंसर पता लगाना, चारों में से एक पर टिक करना है, ठीक है। लेकिन आप तभी तो करोगे जब आप उसकी प्रॉपर्टी इसकी पता होगी कौन सी है। तो यहाँ पर कौन सी लग रही है? देखो दोनों ये क्या बना रहे? जेड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? जेड। तो दोनों को आपस में इक्वल रख दोगे। क्या रख दोगे? इसको इसके बराबर रख दोगे, इसको इसके बराबर रख दो। अब सोल्व कर दो, वेरिएबल एक तरफ कर लो, कॉन्स्टेंट एक तरफ कर लो। 2x प्लस का x जगह क्या हो जाएगा? माइनस का। प्लस का 40 जगह क्या हो जाएगा? माइनस का। 2x में से एक x कितना बचा है? 1x। अब बच्चे कहते हैं x काट देते हैं, नहीं। अब आपके पास दो चॉकलेट है, एक चॉकलेट आपने खा ली, एक क्या बचा? पोहा बचेगा क्या? चॉकलेट ही तो बचेगी। इस तरीके से याद कर सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर कर लो जैसे मर्जी आपको समझ में आए। 90 में से 40 गए, कितने बचे? 50 बचे। तो x कितना आ गया? 50 आ गया। एक लिखते नहीं है, एक सब में होता है, ठीक है। जब आपका नाम जो भी होगा आप क्या बोलोगे? जैसे एक कमल का नाम है, एक कमल इधर आ, नहीं ना, कमल ही तो बोलोगे, है ना। जब दो जने होंगे तो बोलोगे दोनों कमल इधर आ जाओ, है ना। अब किसी के आगे जो एक जना होता है उसके आगे एक नहीं लगाते, क्योंकि वो है ही एक, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको 5 क्वेश्चन से समझा दिए, उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बाकी मैंने एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के तीन क्वेश्चन की वीडियो भी बना रखी है, आप उसको भी देख लो, वो भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अब क्योंकि वो छठे क्वेश्चन के लिए मैं कह रहा था, इसलिए वो छठे क्वेश्चन में हमें बोला गया है x + 1/x = 2 दे रखा है, तो x² + 1/x² को फाइंड आउट करो, ठीक है। अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, फिलअप है, है ना, ठीक है, रिकॉलिंग वाला है।
तो अगर हमें इसे फाइंड करना है, वैसे हम पूरा सोल्व करने लगे तो टाइम और वेस्ट हो जाएगा। तो आप इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला याद रख लो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आता है तो आप इसको ये वाला फॉर्मूला लगाना, 1/x के ऊपर होल स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, अब ये कैसे बना, चलो मैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो x² प्लस 1/x² है, इसका फॉर्मूला ये क्यों बना। ठीक है, क्योंकि अब एक नंबर का क्वेश्चन है तो आपको सीधा फॉर्मूला लर्न होने चाहिए। अब ये बना क्यों, देखो ध्यान से, इसको खोलो, पावर ऊपर 2 लगी हुई है ना। फॉर्मूला बनाना बता रहा हूँ कैसे बना। पहले वाले पे स्क्वायर लगा, दूसरे वाले पे स्क्वायर लगा, फिर 2 लिख के दोनों एक साथ लिखते हैं, 2 लिख के दोनों एक साथ लिखते हैं, 2 लिख के दोनों एक साथ लिखते हैं। तो ध्यान से कोई x कट गया, ये -2 का -2 उतार दिया, सेम उतार दिया। अब यहाँ x² आ गया, यहाँ पर ये सेम उतर गया, है ना। अब देखो यहाँ क्या बचा, 2 बचा, यहाँ क्या बचा 2 से 2 कट गया ना। तो वापस क्या आ गया, वापस क्या आ गया, x² आ गया ना, सेम आ रहा ना, है ना, सेम आ रहा ना। इसलिए आपको क्या है, मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया कि आप ये सिंपल सा फॉर्मूला इसका लर्न कर लो। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला याद हो गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, पुट कर देना है। अब x, ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, सीधा 2 पुट कर दो। अब 2 की बार 2 आ जाएंगे, 4 हो गया -2, कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर मान लो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया होता x - 1/x इक्वल टू में 2, अगर ये माइनस लिखा है तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर लिख लो, क्योंकि एग्जाम में चेंज करके दे देगा, तो आपको ये लगाना पड़ेगा x - 1/x के ऊपर 2 स्क्वायर। बस यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, प्लस का 2 लिख देना है। ठीक है, बस उसके बाद सोल्व कर लेना। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया। ठीक है, ये पेपर में नहीं आया। ठीक है, आ सकता है, आपके काम आएगा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और आपको करवा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैं जो बाकी का जो पेपर है कंटिन्यू वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। ठीक है, पहले आप इस पूरे पेपर को देख लो आप अपने आप, जब तक मैं वीडियो दूसरी नहीं लेकर आता तब तक आप इसे ट्राई कर लेना। ठीक है, और मुझे बता देना आपने कितने इसे सॉल्व कर लिए। उम्मीद करूँगा दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है। अब आगे करवाता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7वां, देख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, यदि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए तो उसका एरिया कितना % बढ़ेगा। देखो ये ट्राइंगल है, क्या है, ट्राइंगल है, क्या है, ट्राइंगल। ठीक है, क्या है, ट्राइंगल। इसने बोला है कि अगर इसकी सारी साइड डबल कर दी जाए, क्या कर दिया, डबल। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 1 1 लिखा, क्या लिखा, 1 1 लिखा, और इसने कहा कि इसको डबल कर दिया, यहाँ 2 2 2 2 कर दिया, तो एरिया कितने % बढ़ेगा, एरिया कितना % बढ़ेगा। ठीक है, ये आपको बता रहा हूँ मैं। अब जब भी डबल हो जाए ना बच्चों, तो आंसर जो है ना, एरिया जो कितना % बढ़ जाएगा, 300% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 300%। ठीक है, अब मैं आपको इसका एग्जांपल भी बता सकता हूँ। जैसे आप एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4a² होता है। ठीक है, अगर समझ में आया तो कर लेना, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्वल ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होते हैं। तो ए कितना मैंने 1 1 मान लिया, तो यहाँ 1 पुट करूँगा तो कितना आएगा, √3/4 आ जाएगा। और अगर मैंने इसको डबल कर दिया, क्या कर दिया, डबल, 2 2 लगा दिया, तो जहाँ ए है वहाँ मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, है ना। तो 2 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। जब हम परसेंटेज निकालते हैं, इंक्रीज की परसेंटेज निकालते हैं, तो कितना निकालते हैं कि जितना इंक्रीज हुआ और जितना शुरू में था इनिशियल इनटू में 100। ठीक है, जितना वृद्धि हुई शुरुआत में और गुणा में 100, तो इंक्रीज कितना हुआ। देखो ये 4 √3/4 है, और यहाँ एक, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो, क्या है 1। तो 4 √3/4 में से 1 √3/4 गया, तो कितने बचे, कितने बचे, 3 √3/4 बचे। अपॉन में शुरुआत में कितना था, शुरुआत में कितना था, √3/4 था, 1 लगा लो। मल्टीप्लाई में 100 लगाते हैं, परसेंटेज निकालने का तरीका होता है। अब देखो ये पूरा सेम है, कट गया, तो क्या बचा, 3 की 100 में गुणा 300% आ गया। कितना आ गया, 300% आ गया। समझ में आ गई। और अगर मान लो 3 गुना होता, क्या होता, 3 गुना, तो यहाँ पे आप 3 लिख देते हैं, तो यहाँ 3 3 9 हो जाता, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, तो 800 आ जाता। ठीक है, इस तरीके से 2 की पावर में, ठीक है, 2 की पावर में नहीं, आपको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, और अगर डबल वाला आया तो सिंपल याद कर लेना कि क्या आएगा, 300% आएगा, क्या आएगा, 300%। इस तरीके से मैंने आपको 7 क्वेश्चन करवा दिए। अब मैं आपको अगली वीडियो में आपके लिए आगे के क्वेश्चन करवाऊंगा। आज के लिए इतना बहुत है, और उम्मीद करूंगा आपको अच्छे समझ में आएंगे, और मैंने आसपास के क्वेश्चन भी करने की
क्लियर करने की बहुत कोशिश की है। और मेरी वीडियो में जो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर पास होना तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी, और बाकी मैं शॉर्ट जो ट्रिक्स होते हैं वो भी सारी आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक साथ सारी चीज़ नहीं हो सकती, इसके लिए वक्त लगता है। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, औरों को भी भला कीजिएगा। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।